के बाद स्वागत बढ़ते आगे। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से पूर्व सीएम रघुवर दास की वापसी के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और हेमंत सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। रघुवर दास की वापसी के पीछे क्या है बीजेपी की प्लानिंग और रघुवर दास की सक्रिय सियासत में सेकंड पारी से कितना होगा फायदा, इस रिपोर्ट में देखिए। ढोल नगाड़ा, धूम धड़ाका और आतिशबाजी। ये तस्वीर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय की है, जहां शुक्रवार का दिन किसी जश्न से कम नहीं रहा। झारखंड के पूर्व सीएम और ओडिशा के राज्यपाल रहे रघुवर दास ने राजनीति में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की और एक बार फिर सक्रिय सियासत में बीजेपी में वापसी की। लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आया। राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, पर संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। एक्टिव पॉलिटिक्स में री एंट्री के साथ ही रघुवर दास अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वी विल बैक सून का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। हेमंत सरकार को 5-6 महीने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं देंगे। रघुवर दास के इस आक्रामक तेवर से सर्दी में राज्य की सियासत भी गर्मा गई। सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस ने उसी लहजे में पलटवार किया और कहा कि बीजेपी में कोई आए या कोई जाए, सरकार की सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 15 साल तक बीजेपी को विपक्ष में ही बैठना है। फिर उन्होंने चप्पईदा को लाया, फिर सीता सोरेन जी को लाया, फिर गीता कोड़ा जी को लाया। सबको इधर से खींच के ले गए और सोचे कि शायद कुछ बात बने। जब बात नहीं बनी तो फिर वो फिर से सोच रहे हैं कि पुराने को ही ट्राई किया जाए। कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रहेगी, चूंकि जनता ने ये ठान लिया है। बीजेपी में रघुवर दास की भूमिका क्या रहेगी, इस पर अभी पार्टी ने पत्ता नहीं खोला। हालांकि रघुवर दास ने ये साफ कर दिया कि वो पार्टी को फिट एंड फाइटिंग बनाने आए हैं। झारखंड में यही उनका मिशन है। देखना होगा कि रघुवर दास की वापसी से बीजेपी कितना फिट होती है और कितना फाइट कर पाती है। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में लंबे समय से 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि पर चल रहे विवाद पर अब विराम लगता दिख रहा है। पहली बार राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हुई है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ सीएम सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक की और बकाये का पूरा ब्यौरा दिया। अब इस मुद्दे पर क्या है केंद्र सरकार का रुख, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड की सियासत में पिछले 6 महीने से 1,36,000 करोड़ की काफी चर्चा हो रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के झारखंड दौरे पर एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया। गुरुवार को सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सीएम सोरेन ने 1.36 लाख करोड़ रुपए के भुगतान की मांग की। कोयला कंपनियों पर बकाया पैसों का आकलन पेश किया और 1.36 लाख करोड़ के बकाये का आधार बताया। तो उन्होंने माना कि 1,36,000 करोड़ झारखंड सरकार का बकाया है और उन्होंने कहा कि मैं इस पे एक कमेटी बना चुका हूं, अब है कि वो पैसा हमें कब आएगा। सीएम सोरेन की मांग पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में मौजूद कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया और इसकी इकाइयों के अधिकारियों के साथ समाधान पर चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो भी हिसाब होगा केंद्र सरकार जरूर पैसे देगी। जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा भारत सरकार तैयार है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और भी कई मुद्दों को उठाया और केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिए। सीएम सोरेन ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। कोयला कंपनियां झारखंड में अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र खोलें, कोल ब्लॉक में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और कोल इंडिया का मुख्यालय भी झारखंड में ही लाया जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिया कि मोदी सरकार किसी को नजरअंदाज नहीं करेगी। सबका साथ, सबका विकास पीएम मोदी का नारा है। कोई भी प्रांत को ऐसा हम इधर नजरअंदाज नहीं करते हैं। सभी देश में जो भी पार्टी सत्ता में हो, मगर जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मानते हैं। प्रधानमंत्री जी सबका सेवा करने के लिए, सबके साथ सबका विकास के नाते काम करने को तैयार है। काफी लंबे समय तक रस्साकशी के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस मुद्दे पर इतनी सकारात्मक बातचीत हो पाई। इसे लेकर कमेटी भी गठित कर दी गई है। देखना होगा कि केंद्र सरकार कब तक और कितनी राशि हेमंत सरकार को मुहैया कराती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और रांची से खबर है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज 81वां जन्मदिन है। जेएमएम कार्यकर्ता दिशोम गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। दोपहर 12 बजे शिबू आवास पर 81 पाउंड का केक कटेगा। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री विधायक इस जन्मदिन के मौके पर शामिल होंगे। तो शिबू सोरेन का आज 81वां जन्मदिन और 81 पाउंड का केक कटेगा। तैयारी पूरी है। दोपहर 12 बजे का वक्त रखा गया है। सीएम हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जेएमएम के विधायक और कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रहेगी। और इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। 3 थाने के पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें घोड़ासन में पुलिस की कार्रवाई हुई। सत्यम इंटरप्राइजेज के यहां छापा पड़ा। अलमीरा पलंग से नशीली दवा निकली है। सोफा से भी नशीली दवा पुलिस को ने बरामद की है। लाखों की दवा होने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है। 3 थाने की पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई, जिस दौरान ये नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। घोड़ासन में पुलिस की एक कार्रवाई हुई, जहां सत्यम इंटरप्राइजेस के यहाँ छापा पड़ा और यहाँ छापा पड़ने के बाद अलमीरा पलंग और सोफा से नशीली दवा बरामद की गई। दवा की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारी मात्रा में शराब जब्त किया गया है। 2510 लीटर देसी शराब बरामद हुआ। देसी शराब की 8 भट्ठी को भी ध्वस्त कर दिया गया है। 150 लीटर विदेशी शराब भी जब्त किए गए हैं। 12 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोतिहारी में शराब माफियाओं का तांडव था और अब भारी मात्रा में शराब पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई, जहां 2510 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। देसी शराब की 8 भट्टियों को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आरा से बड़ी खबर, जहां शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। गद्दे की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी। गाड़ी पर गद्दे में शराब छिपाई गई थी। करीब 10 लाख की शराब बरामद की गई है। गाड़ी में तहखाना बनाया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर सहित 2 लोग गिरफ्तार इस मामले में हुए हैं। तो देखिए गद्दे की आड़ में कैसे शराब की तस्करी की जा रही है। गद्दे के नीचे शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। करीब 10 लाख की शराब यहां से बरामद की गई है। और इसी बीच दानापुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीएसएनएल ऑफिस में आग लगी है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की
गाड़ियां आग पर काबू पाने में सफल रही। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है जिस वजह से आग लगी है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। प्रशासन ने मामले में जांच के आदेश दिए। ग्राहक सेवाओं में अस्थायी बाधा आने की संभावना जताई गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दानापुर से, और तस्वीरें देखिए, ये भयावह तस्वीर जहां बीएसएनएल ऑफिस में आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि फिलहाल जो आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची और आग पर काबू पाने में सफल रही। हालांकि इस आग लगी की वजह से कोई भी हताहत होने की संभावना नहीं जताई गई है। किसी को कोई नुकसान नहीं। अरे उसको फोन करेगा तब ना सब बीएसएनएल वाला। नेटवर्क जब डाउन हुआ, फोन किए तो पता लगा यहाँ आग लगा हुआ है। यहाँ आए तो देखे हमारा जो मेन सर्वर रूम है जो कि एसी से पूरा सील पैक रहता है, उसमें शायद शॉर्ट सर्किट से या पता नहीं किस कारण से उसमें आग लग गया है। अभी आग बुझाने का काम हो रहा है। पूरा बिहटा और इसके आसपास का नेटवर्क पूरा डाउन है। अभी देखते हैं जब आग बुझता है उसके बाद किस कारण से आग लगा है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या कागज पत्र नहीं है। टोटल सर्वर रूम है और नेटवर्क से रिलेटेड सारा इक्विपमेंट उसमें जला है। तो हम लोग यहाँ पे बीएसएनएल ऑफिस के पास आए हुए हैं। हम लोग आग को पूरी तरीके से काबू कर लिए हैं। सर क्या मैंने कुछ क्या क्या हानि हुई है यहाँ? जी सर, अभी जांच का विषय है, उस पर जांच किया जा रहा है। आईजीआईएमएस में एचएमपी वायरस की जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना की तर्ज पर ही 3 सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि ये वायरस फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता है। ऐसे में लोगों से पैनिक नहीं होने की बात कही गई है और सिर्फ सावधानी बरतने की अपील की गई है। एचएमपीवी वायरस को लेकर बिहार भी अलर्ट पर है और पटना के आईजीआईएमएस में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है। यानी जो संदिग्ध मरीज हैं उनके सैंपल लिए गए हैं और सैंपल की रिपोर्ट कब आएगी, हम सीधी बातचीत करेंगे। अस्पताल के एमएस हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मंडल। क्या लग रहा है जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए अस्पतालों को आदेश दिया है उसका कितना पालन हो रहा है और जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कब आएगी? बिहार में अलर्ट पे है, मोड पे है और राज्यों पे अलर्ट मोड पे है। जहाँ जहाँ भीड़ है वहाँ हम लोग माइकिंग करवा रहे हैं कि लोग भीड़ वाले जगह से अलग रहें। कोशिश करें कि मुंह नाक ढक के रखें, मास्क लगा के रखें, दूरी बना के रखें और साथ में सर्दी खांसी अगर है तो विशेष ध्यान रखें वो लोग जाए भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाए। कोरोना वायरस का इलाज तो शुरू से चल रहा है तो लोग पता है कैसे क्या कर, वही पालन इसमें भी करना है। हाँ, जो लैक्सिटी हो गई थी, लोगों में जो शिथिलता आ गई थी उसको वापस अनुपालन करना है। जी। और कितने सैंपल अभी लिए गए हैं टोटल? 3 सैंपल हम लोगों ने भी सस्पिशियस लिया है। अब उसमें हमारी जांच चल रही है। जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो बताया जाएगा। कितने दिन पहले सैंपल लिए गए थे और रिपोर्ट कब तक आने की संभावना? रिपोर्ट जल्द आने की संभावना है। आज से कल में रिपोर्ट आ जानी चाहिए। जी। वायरस का जो मोड है देखकर क्या कहेंगे? वायरस किस प्रकार का वायरस है? ये वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ गले तक रहता है तो फेफड़े तक नहीं जाता, इसलिए इसमें लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग को भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसकी खांसी जो है वो तंग करेगी, कुछ दिनों तक ये खांसी बरकरार रहेगी और कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। क्या सिम्टम देखकर जो है सैंपल लिया इसका? सर्दी खांसी अगर किसी को हो तो सैंपल टेस्ट कराया जा सकता है। चलिए, हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल थे और इन्होंने जानकारी दी है कि जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो गई है और 3 मरीजों का, एक तरह से संदिग्ध कहा जाए उन्हें, जिनमें ये सिम्टम दिख रहा था, उनके सैंपल लिए गए हैं और यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग होने के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी कि आखिर वो पॉजिटिव थे या फिर नेगेटिव। जाहिर है अस्पताल अलर्ट पर है और बिहार सरकार ने जो प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए आदेश दिया है उसका भी एक तरह से पालन किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है जहां एचएमपीवी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बिहार के अस्पतालों को भी स्पेशल निर्देश दिए गए हैं। एसकेएमसीएच में भी एचएमपीवी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। एसकेएमसीएच में एचएमपीवी को लेकर 25 बेड का स्पेशल वार्ड भी चिन्हित किया गया है जिसमें कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। वार्ड चिन्हित किया है 25 बेडेड, है ना। उसके अलावा जो सरकार का दिशा निर्देश हमको आया है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, जांच, तो वेंटिलेटर की व्यवस्था है यहाँ और भी बढ़ाया जा रहा है व्यवस्था, और ऑक्सीजन मास्क और ये सब चीज़ का हमने तहकीकात कर लिया है, ये सब सही कंडीशन में है ना। फिर मेडिसिन भी मैंने अपने स्टोर में सारे अवेलेबल करवा लिए हैं और जांच के लिए हमने माइक्रोबायोलॉजी एचओडी, पैथोलॉजी एचओडी सबको बुला के मीटिंग किया है।
उनको कहा है कि अगर जांच का कोई ज़रूरत है तो आप हमको उसके लिए लिख के दे, जो भी कमी है उसको पूरा करने का कोशिश करूँगी। चीन के बाद भारत में भी अब एचएमपीवी वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल उत्तर बिहार का कहा जाता है, वहां पर भी स्पेशल वार्ड बनाया गया है एचएमपीवी को लेकर। अब आप देखेंगे कि यह स्पेशल वार्ड जो एचएमपीवी वायरस को लेकर जो बनाए गए हैं कि जो भी मरीज, हालांकि अब तक एक भी मरीज सामने बिहार में नहीं आया है, लेकिन तैयारी जो है वह शुरू हो गई है। तमाम अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड में है और अत्याधुनिक मशीनें, जो वेंटिलेटर और तमाम जो मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम मशीनें जो है वह भी तैयार कर लिया गया है। और कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए गए थे, वो तमाम चीजें जो तैयार है। ऐसे में एसकेएमसीएच के अंदर यह जो है विशेष 25 बेड का स्पेशल वार्ड बना लिया। न्यू वायरस के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है और अभी तत्काल के लिए तो अभी इतने ही बेड है और आगे भी अगर केसेस आते हैं तो उस वाले आगे मतलब आसपास के भी वार्ड को भी इसके लिए स्पेशल बनाया रेडी कर दिया। एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा ने बताया कि जो एसकेएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट वगैरह लगाए गए थे वह भी एक्टिव मोड में है। इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही है और तमाम जो उपकरण वगैरह थे, तमाम चीजों की जांच कर ली गई है। सब कुछ एक्टिव मोड में है। तो अब एसकेएमसीएच इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। एचएमपीवी को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। आरा के सदर अस्पताल में 60 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बना है, लेकिन वो पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। इसको चालू करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंदन कुमार। आप जिस वायरस के बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए तो किसी को भी जरा भी पैनिक होने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक साधारण बीमारी की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। हम लोग इससे बड़ा जोल्ट झेल चुके हैं। कोरोना के टाइम में जब ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ था, अभी बीमारी आई नहीं है और अभी तक जहाँ भी पूरी दुनिया में आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं भी। हमारे यहाँ सारे स्टाफ को भी मॉक ड्रिलिंग कराया जा रहा है, सबको ज्ञान दिया जा रहा है और उसके माध्यम से आम आदमी को भी हम लोग शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। पहले अभी हमारे जो हम स्टाफ है उसको पहले उससे दूर कर लें, उनको ट्रेंड कर लेंगे, उसके बाद हम आम पब्लिक को इसका ज्ञान देंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमने प्रोटोकॉल का निर्वहन कोरोना टाइम में किया था वही चीज़ इसमें भी फॉलो करना है या किसी भी वायरल प्रॉब्लम में करना है। पूरे देश में एचएमपीवी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर के पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया। हालांकि अभी बिहार से एचएमपीवी के कोई मामले सामने नहीं आए हैं, फिर भी सभी अस्पतालों पर रखा गया। इस वक्त हम मौजूद है सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है। इसकी स्थापना कोरोना काल में की गई थी ताकि मरीजों को ऐसे लाभ मिल सके, आराम मिल सके और ऑक्सीजन दिया जा सके। लेकिन अभी ये जो ऑक्सीजन का प्लांट है, ऑक्सीजन टैंक है, वो बंद पड़ा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इस पर कोई सदर अस्पताल प्रबंधन बोलने को तैयार नहीं है। प्लांट की स्थिति ठीक है सर, अभी कुछ कारणवश प्लांट बंद पड़ा हुआ है। कितने दिनों से बंद है? लमसम 6 महीना से। अच्छा, 6 महीना से बंद है। तो क्या आपने चालू करने के लिए कोई कार्रवाई किया गया? एप्लीकेशन हम लोग 2-3 बार दे चुके हैं। इसके बाद भी अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। तो एचएमपीवी का तो लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ। मामला फिर भी चालू नहीं हो। मैंने आप लोग क्या पत्राचार कर रहे हैं? चालू होगा? हाँ, चालू होगा। चालू होगा, ऐसी बात नहीं है कि चालू नहीं होगी। तो हम लोग इसके लिए लगे हुए हैं। जब से लगाओ चालू ही नहीं? नहीं, चालू थी। मरीज को सेवा भी दिया गया। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी बंद है। हाँ, अभी बंद है। कुछ कारणवश मशीन में फॉल्ट आ गई है जिसकी वजह से अभी बंद है। उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट बंद है। हालांकि एचएमपीवी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। मुजफ्फरपुर में युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय की ओर से वतन को जानो कार्यक्रम के तहत कश्मीर के 6 जिलों से 132 युवक और युवती आए। यहाँ कश्मीरी युवक और युवतियों ने 5 दिनों के कार्यक्रम में बिहार के इतिहास, संस्कृति और खान पान को देखा और जाना। इस दौरान कश्मीरी छात्राएं काफी उत्साहित भी दिखी। छात्राओं ने कहा कि बिहार के बारे में जानना, सुनना
और उससे कई गुना बेहतर पाया गया है। साथ ही ये भी कहा कि मौका मिलने पर वो दोबारा यहाँ आएंगे। छात्र छात्राओं को लिट्टी चोखा के साथ तिलकुट भी खूब भाया। लगा बिहार में आने के बाद? बिहार में हमें बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की, लोगों से मिले, मतलब एक अपना सा लगा। और यहाँ के कल्चर फूड बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ का लिट्टी चोखा, तिलकुट, सब कुछ अच्छा था। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार के लोग, मुझे बिहार के लोगों से मतलब मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसा ट्रीट किया जाएगा, लेकिन हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है। हमारा वेलकम हो रहा है, हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हमारी हर एक फैसिलिटीज़ के लिए हर एक चीज़ हमारी हेल्प हो रही है। अगर हम कुछ मांगते हैं हमें वो दिया जाता है। बिहार बहुत अच्छी जगह है। बिहार की जो हिस्टोरिकल इसकी अहमियत है, अफादियत है, तो वो यहाँ आके हमें और भी पढ़ने को, सीखने को मिला। हमें यहाँ पर मुल्क की आज़ादी के लिए जो पहला झंडा गाड़ा गया है और जो शुरुआत की गई है अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, वो यही इसी धरती से हुआ है। तो ये देख के, वो जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि हम भी उस धरती पे आए जिस धरती से मुल्क की आज़ादी के लिए जो है पहला कदम उठाया गया। बिहार में बच्चों पर सोशल मीडिया का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिहार के लगभग 60% किशोर 4 से 5 घंटे रील बनाने में बर्बाद कर रहे हैं। उसकी तस्वीर पटना में भी नजर आ रही है। पटना में ज्यादातर वैसे स्थान जहां पर लोग घूमने जाते हैं, वहां पर आजकल छोटे छोटे बच्चे रील बनाते नजर आ रहे हैं। पर्यटन घाट पर कई बच्चे घूमने आए और मोबाइल में रील बनाते हुए नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।